नमस्कार। मैं आज गजानन माधव मुक्तिबोध की बहुचर्चित कविता अंधेरे में इस विषय में अपने विचार आपके साथ साझा करना चाहूँगी। गजानन माधव मुक्तिबोध की ये रचना अपने समय के सच का बेबाक बयान है। सन 1964 में भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन द्वारा प्रकाशित चांद का मुँह टेढ़ा है इस संकलन में ये रचना आई थी और इससे भी पूर्व ये कल्पना नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। प्रारंभ में कवि ने इसका शीर्षक आशंका के द्वीप अंधेरे में रखा था, जिसे कालांतर में परिवर्तित करके केवल अंधेरे में इस शीर्षक से रखा। ये कवि के सर्वाधिक लंबी कविता है जो 8 खंडों में विभक्त है और संभवतः यह कवि की अंतिम कविता भी है। माना यह जाता रहा है कि एम्प्रेस मिल में मजदूरों की हड़ताल और उन पर चले गोलीकांड से आहत होकर कवि का संवेदनशील हृदय इस कविता का प्रणयन कर सका। ये कविता देश को लेकर बुने गए असंख्य सपनों के टूट जाने की कविता है। अंधेरे में यह शीर्षक ही इस ओर इशारा कर देता है कि इसमें निराशा की, कुंठा की, आक्रोश और संघर्ष की बात होगी। ये कविता तत्कालीन समाज का खुला वक्तव्य है, उस समय के अंधकार का वक्तव्य है। समाज में फैली मूल्यहीनता और दिग्भ्रमित स्थितियों ने कवि के अंतस को गहरी चोट पहुंचाई है और ये निराशा, उसके मन में निराशा का अंधकार फैला है। ये अंधकार हर उस जागरूक व्यक्ति के मन का अंधकार है जो उस समय के सच की प्रत्येक हलचल को सूक्ष्मता से देख रहा था। प्रस्तुत कविता आज़ादी के पूर्व और आज़ादी के बाद की देश की स्थितियों का बारीकी से किया गया चित्रण है। देश को आज़ाद कराने में अनेक देशभक्त सेनानियों ने अपने प्राणों को उत्सर्ग कर दिया। अनेक कष्ट झेलते हुए अनवरत संघर्ष के बाद इस देश को आज़ाद कराया गया, लेकिन स्वतंत्रता मिलते ही वे सब के सब कहीं हाशिए में चले गए। वास्तविक सेनानी कहीं अंधकार में विलीन हो गए और उनके साथ ही चले गए जिन्होंने देश के लिए, आज़ाद देश के सपने बुने थे, आदर्श रखे थे, आशाएं रखी थी और आकांक्षाएं रखी थी। वास्तव में स्वतंत्र भारत की बागडोर उन भ्रष्ट, अवसरवादी और अत्याचारी राजनेताओं के हाथ में आ गई जो स्वार्थी, धूर्त और लुटेरे थे। अंधेरे में कविता अपने समय का यथार्थ है और ये उस समय कवि, हर प्रबुद्धशील कवि उस अंधकार को वर्णित कर रहा था। जैसे निराला ने है अमानिशा उगलता गगन घन अंधकार, खो रहा दिशा का ज्ञान, स्तब्ध है पवनचार कहकर किया, तो उसी बात को चिंता हो गई कविता पढ़ते ही। उसमें से अंधेरा सबबकारा उमड़ा, ये शब्द दिए मुक्तिबोध ने। वास्तव में ये चिंता है उस समय की और ये चिंता वाजिब भी है। स्वतंत्रता के बाद अंधेरे को समाप्त होना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बाद में चलकर धूमिल ने अपनी पटकथा में भी कुछ ऐसे ही वस्तुस्थितियों का चित्रण किया है, लेकिन वो कुछ अलग तेवरों के साथ। अंधेरे में कविता व्यक्ति के अंदर और बाहर दोनों प्रकार के अंधकार का द्योतक है। बाहरी अंधेरे से तात्पर्य है समाज में व्यापी वो अंधेरा जो भ्रष्टाचार के तहत जन्मा है, जो अत्याचार के तहत जन्मा है, जो सत्ता, पूंजीपति और बुद्धिजीवियों के गठजोड़ से आया है, जहां केवल निजी स्वार्थों की प्रतिपूर्ति है। इसका सामना हर आम आदमी रोज कर रहा है। और एक अंधेरा है उसके अंदर जो उसके स्वार्थों के तहत उपजा है। वो वस्तुस्थिति बदलना चाहता है, लेकिन उस व्यक्ति अपने स्वार्थों को बचाए रखने के लिए वो विद्रोह नहीं कर पाता। उसके अंदर वो साहस नहीं है और नहीं है
सर्व कल्याणमयी सोच। ये भीतर का जो अंधेरा है ये कहीं बाहर के अंधेरे से अधिक घातक है, क्योंकि यथास्थिति की पक्षधरता बाह्य स्थितियों में कभी भी आमूल चूल परिवर्तन नहीं ला सकती। मुक्तिबोध प्रगतिवादी कवि हैं, उनकी दृष्टि प्रगतिशील रही है, इसलिए निम्न वर्ग के प्रति वे सदैव सहानुभूतिपूर्ण रहे हैं और उच्च वर्ग की स्वार्थी धूर्त प्रवृत्ति ने उन्हें सदैव विरोधी के रूप में रखा है। प्रस्तुत कविता में कवि की नाराजगी हमें मध्यम वर्ग की ओर भी दिखाई देती है, क्योंकि कवि जानते हैं कि मध्यम वर्ग बौद्धिक चेतना संपन्न है। वो वस्तु स्थिति के कारणों को भी जानता है, बदलाव की अपेक्षा भी रखता है, लेकिन विरोध का साहस नहीं है उसके पास। मध्यम वर्ग समाज की जितनी भी विकृतियां हैं उनको मिटाना तो चाहता है, लेकिन उसके पास पहल का साहस नहीं है। कारण क्या होगा? कारण स्पष्ट है, उसकी क्षुद्र मनोवृत्ति। उसे निम्न वर्ग से बेहतर सुविधाएं प्राप्त हैं, पर वो उन्हें खोना नहीं चाहता। उन्हें मालूम है कि विरोध उसका बचा खुचा जो सुविधा है उनसे भी वो हाथ धो बैठेगा, इसलिए वो विरोध नहीं करता। वो दुश्मन को जानता है, लेकिन क्षुद्र स्वार्थ के वशीभूत होकर वो केवल और केवल उनकी चापलूसी करता है। सत्ता का बुद्धिजीवियों से ये गठजोड़ समाज के लिए बेहद घातक है। कवि इसी खौफनाक सच्चाई को इस कविता के माध्यम से अनावृत करते चले। अंधेरे में कविता में हमें एक और व्यक्ति की उपस्थिति का भान होता है, वो है रक्तालोक स्नात पुरुष। ये रक्तालोक स्नात पुरुष है क्या? वस्तुतः ये मानवीय संस्कृति के विकास हेतु अनवरत संघर्षरत सुसंस्कृत पुरुष का प्रतीक है। ये वो पुरुष है जो पूर्णतः आदर्शवादी है और किसी भी मूल्य पर जीवन की किसी भी सुविधा से समझौता करने को तैयार नहीं है। ये पूरा का पूरा समाज के शोषित वर्ग के हितार्थ खड़ा है और उसके लिए निरंतर संघर्ष कर रहा है। सत्ता व धूर्तों के प्रति आवाज बुलंद करने का इसके मन में गहरा साहस है। यह शक्ति का पुंज है, लेकिन फटे हाल है। क्यों? क्योंकि निश्चित रूप से सत्ता से टकराने के कारण इसको कोई सुविधा नहीं मिल पाएगी, किंतु उसको इसका मलाल भी नहीं है। वो निस्वार्थ भाव से दूसरों के लिए काम करना चाहता है और स्वयं के स्वार्थ के लिए कुछ भी नहीं चाहता। हर हालत में न्याय के पक्ष पर डटा रहना चाहता है। वास्तव में ये पुरुष गांधी, नेहरू, टॉलस्टॉय और तिलक की परंपरा वाला व्यक्ति है। और इधर ये सबसे बड़ी विडंबना है कि मध्यम वर्ग रक्तालोक स्नात पुरुष जैसा बनना तो चाहता है, लेकिन भीतर से बेहद कमजोर है। उसका सुविधाभोगी मन उसे आदर्शों में दृढ़ रहने नहीं देता। कविता में कवि ने बुद्धिजीवी के जो मध्यम वर्ग का प्रतिनिधित्व भी कर रहा है, उसके द्वंद्व को बड़ी चतुराई से उकेरा है। कवि के शब्दों में उस बुद्धिजीवी व्यक्ति का अंतर्द्वंद्व किस रूप में सामने आता है, देखिए। ओ मेरे आदर्शवादी मन, ओ मेरे सिद्धांतवादी मन, अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया, ज्यादा लिया, दिया बहुत कम, मर गया देश और जीवित रह गए तुम। अंधेरे में कविता हम कह सकते हैं कि एक लंबी कविता है। ये 8 खंडों में विभक्त है। कवि स्वयं एक आदर्शवादी हैं और इसीलिए वो समाज में आमूल चूल परिवर्तन चाहते हैं, क्योंकि कवि की अन्य कविताओं में भी हमेशा उनका ये आदर्श दीप्तिपाता है। उनका लक्ष्य है कि मेरे सभ्य नगरों और ग्रामों में सभी मानव सुखी, सुंदर व शोषण मुक्त कब होंगे। और इसी प्रश्न की छटपटाहट ने कवि से अंधेरे में कविता का प्रणयन करा दिया। वे आदर्श की स्थापना की हिमायती हैं। इसी को लक्ष्य में रखकर कवि ने इस कविता का ताना बाना बुना है।
कवि जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व में परिवर्तन लाए बिना उसका स्वभाव नहीं बदलेगा और कवि का परिवर्तन व्यक्तित्व के रूपांतरण की मांग रखता है। इसके लिए कवि ने स्वयं एक अपना शब्द गढ़ा है, व्यक्तित्वांतरण, जिसका सीधा सीधा अर्थ है व्यक्तित्व का रूपांतरण। जब तक व्यक्ति में बदलाव नहीं होगा वो अपने क्षुद्र स्वार्थ को छोड़कर सबके हितार्थ समर्पित नहीं हो सकेगा। कवि हर व्यक्ति में ये बदलाव चाहता है कि उसकी व्यक्ति का सामाजिकरण हो सके, वो सर्वहितार्थ स्वयं को सायुज्य कर सके। वो मानता है कि तभी मानवीय मूल्यों के पक्षधर एक आदर्श समाज की स्थापना हो सकेगी। कवि ये भी जानते हैं कि व्यक्ति में ये परिवर्तन किस प्रकार लाया जा सकता है। ये परिवर्तन दो प्रकार से संभव है, एक तो सामान्य रूप से कि स्वतः हो जाए, एक सायास। यदि व्यक्ति में स्वतः परिवर्तन नहीं हो पा रहा है तो वो व्यक्ति में आयास पूर्वक उसे अर्जित करना चाहिए, ये मानता है, क्योंकि बिना किसी के प्रेरणा के ये परिवर्तन संभव नहीं और ये उस युग की एक अनिवार्य आवश्यकता भी थी, क्योंकि इस कविता में हम सर्वत्र देखते हैं कि कवि आमूल चूल परिवर्तन की मांग करता है। इसीलिए उसने यथा स्थिति के पक्षधर व्यक्ति के व्यक्तित्व के रूपांतरण की मांग भी रखी है। समाज को झकझोरने के लिए कवि के शब्द हैं, अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे, तोड़ने होंगे ही मठ और गढ़ सब, पहुंचना होगा दुर्गम पहाड़ों के उस पार। मुक्तबोध की यह कविता कार्य कारण श्रृंखला का विस्तार से वर्णन करती है। अतीत की पृष्ठभूमि में वह वर्तमान के विस्तार को दिखाती है, इसीलिए यह कविता कुछ लंबी हो गई है। और एक जगह कवि ने स्वयं स्वीकारा भी है कि उनकी जितनी भी कविताएं छोटी हैं वे अधूरी हैं। अंधेरे में कविता के माध्यम से कवि स्वार्थी गठजोड़ की सत्यता को भी सामने रखता है। वो सच्चाई बयान करता है जहां सत्ता पक्ष द्वारा जनता का दमन हो रहा है। वो इस कविता के माध्यम से चाहता है कि पुरातन के ध्वंस के बदले नूतनता का निर्माण हो, इतिहास को एक समझने के लिए नई दृष्टि मिले। और इस सब की जोड़ तोड़ में कविता लंबी होती चली गई है। ये कविता स्वतंत्रता के बाद जनतंत्र के ढांचे में उसके खामियों और खामियाजों को और उससे होने वाले खतरों को आगाह करते चलती है। तत्कालीन परिस्थितियों से उपजे मोह भंग, स्वप्न भंग, आशंकाओं और आकांक्षाओं के साथ साथ ये कविता संभावनाएं भी तलाशती है और आकांक्षाओं का मार्ग ढूंढती हुई भी नजर आती है। सच ये है कि ये कवि की खोई हुई परम अभिव्यक्ति की खोज है। अभिव्यक्ति के सारे खतरों को उठाती हुई कविता अपनी बुनावट और बनावट में कुछ जटिल होती चली गई है। कविता का हम प्रथम खंड में प्रारंभ देखते हैं जो अत्यंत रहस्यमय और तिलस्मी अंदाज में होता है। जिंदगी के कमरे में अंधेरे लगाता है चक्कर, कोई एक लगातार आवाज पैरों की देती है सुनाई, बार 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 वह नहीं दिखता, नहीं ही दिखता, किंतु वह रहा घूम तिलस्मी खोह में गिरफ्तार कोई एक, भीत पार करती हुई पास से गहन रहस्यमय अंधकार ध्वनि सा। कविता को पढ़ते ही पाठकों के मन में सहज जिज्ञासा का अनुभव होता है कि अंधेरे में कौन चक्कर लगा रहा है। अकस्मात गिरते पलस्तर और पपड़ियों के बीच एक दीवार पर चेहरा उभरता है, उसकी नुकीली नाक, दृढ़ हनु और भव्य ललाट है। इसे काव्य नायक पहचान नहीं पाता। पुनः एक फैंटेसी का जन्म होता है और पहाड़ के उस पार निस्तब्ध
तालाब के जल से एक कुहरीली श्वेत श्याम आकृति प्रकट होती है और यह आकृति है रक्तालोक स्नात पुरुष की, जो गौरवर्ण, दीप्त दृक, सौम्य मुख और अजानुभुज है। इसे ही कवि ने अब तक न पाई गई मेरी अभिव्यक्ति कहकर पुकारा है। क्यों? क्योंकि वास्तव में यह आकृति काव्यनायक के अंतस का ही प्रतिरूप है, काव्यनायक के विद्रोही मन का एक स्थूल रूप। काव्यनायक जो कुछ अंतस में चाहता है और उसे कार्य रूप में परिणत नहीं कर पाता, तो उसका मन इस रक्तालोक स्नात पुरुष का सृजन कर देता है। वो इसे बार बार मेरे परिपूर्ण का आविर्भाव, हृदय में रिस रहे ज्ञान का तनाव और आत्मा की प्रतिमा भी कहता है। इसके माध्यम से कवि अपने संवेदनात्मक ज्ञान की अभिव्यक्ति का मार्ग तलाशते नजर आते हैं। कविता का प्रथम खंड समाप्त होता है और द्वितीय खंड का प्रारंभ अंधकार में सांकल बजने की ध्वनियों के साथ होता है। काव्यनायक जानता है कि ये सांकल रक्तालोक स्नात पुरुष ही बजा रहा है। पहचानता हूं बाहर जो खड़ा है, यह वही व्यक्ति है, जी हाँ, जो मुझे तिलस्मी खोह में दिखा था। वास्तव में ये कवि के अंतस की बेचैनी है, छटपटाहट है, जो उसे क्रांति के लिए प्रेरित कर रही है। सांकल बजने से तात्पर्य ये ध्वनियां उसी सत्य के प्रतीक हैं जो उसकी स्वार्थजनित कमजोरियों को प्रकट करती हैं और इन सबसे मुंह मोड़ने के लिए विवश कर रही हैं। वो स्वयं भी स्वीकारता है, यह भी तो सही है कि कमजोरियों से लगाव है मुझको, इसलिए टालता हूँ उस मेरे प्रिय को, कतराता रहता, डरता हूँ उससे। वास्तव में वो उन ध्वनियों का अनदेखा करना चाहता है। ये ध्वनियों का अनदेखा नहीं है, कवि के द्वारा यथास्थिति से मुंह मोड़ने की बात है। काव्यनायक का अंतर्द्वंद प्रकट हो रहा है और वो एक क्षण रक्तालोक स्नात पुरुष के साथ बने रहने की कामना करता है, उससे प्यार करता है। आइए कवि के ही शब्द देखें। उसे देखकर प्यार उमड़ता है अनायास, लगता है दरवाजा खोलकर बाहों में कस लूं, हृदय में रख लूं, घुल जाऊं, मिल जाऊं, लिपट कर उससे। एक और तो वो उस रक्तालोक स्नात पुरुष से लिपटना चाहता है, तो वहीं अपनी समस्त पीड़ाओं को लेकर के वो खड्डे में ही अंधकार में पड़े रहना चाहता है। वास्तव में काव्यनायक वो मध्यम वर्ग है जो क्षुद्र स्वार्थ को छोड़ने को तैयार ही नहीं है और वो बार बार अंतस की पुकार को अनसुना भी नहीं करना चाह रहा या नहीं कर पा रहा। इसे कवि ने इस द्वंद्व को अनेक रूप से प्रकट किया कि कमजोर घुटनों को बार बार मसल कर, लड़खड़ाते कदमों से जंग खाई सिटकनी को हिलाकर खोलने की जबरन द्वार की ओर जाने की कोशिश काव्यनायक की इसी मनःस्थिति को प्रकट करती है और बार बार उसे उसके नींद से जागने के प्रथम चरणों की ओर भी संकेत करती है। इस रक्तालोक स्नात पुरुष को ढूंढने की चेष्टा काव्यनायक बार बार करता है। इसका मतलब कि वो बार बार उस मनःस्थिति से के समीप ही बने रहना चाहता है, जो बार बार उसका स्वार्थ उस संकल्प से डिगा देता है, लेकिन बार बार वो उस संकल्प की ओर बढ़ता हुआ भी दिखाई देता है। कवि के ही शब्दों में देखें, उसको तू खोज अब, उसका तू शोध कर, वो तेरी पूर्णतम परम अभिव्यक्ति, उसका तू शिष्य है, यद्यपि पताल तक वह तेरी गुरु है, गुरु है। कवि ने कुछ रूपक और प्रतीकों का इस्तेमाल किया है। जहाँ खड्डे में गड़े रहना या खड्डे में पड़े रहना उनकी काव्यनायक की अकर्मण्य मनःस्थिति की सच्चाई है, तो वहीं उस आकृति का पीछा करते रहना काव्यनायक का भयमुक्त होकर के सामाजिक परिस्थितियों से डटकर मुकाबला करने का भी द्योतक है।
इसीलिए उसे अपनी पूर्णतम परम अभिव्यक्ति कवि ने माना।